नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए आज हम वर्णमाला में व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। हम स्वर के भेद पढ़ चुके हैं, तो हम व्यंजन के भेद पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी परिभाषा जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। जिन वर्गों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले तो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम कोई व्यंजन बोल रहे होते हैं और जो हमारे अंदर से हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है, जो भी वायु उठती है, जो भी हवा निकलती है, उसको जब हमारे मुंह से बाहर आती है तो हम जब उच्चारण में जो भी प्रयत्न करते हैं, जो भी जिस तरह से भी उस उच्चारण को करते हैं, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्गों के उच्चारण में स्वरों का बहुत योगदान होता है। स्वरों के बिना कोई व्यंजन नहीं बोला जाता, यानी वो आधा ही रहता है व्यंजन, वो पूरा नहीं होता। और यानी कि जो अ है वो सभी व्यंजन के साथ मिलकर बनता है। जैसे क, ये आधा क बोलेंगे इसको, जहाँ हल लग जाता है, हलंत लग जाता है, वहाँ यदि हमने अ लगाया तो ये हमारा पूरा क हो जाता है। इसी तरह से यदि हमने ख बोला, ख के नीचे हलंत है और अ लगाया तो हमारा ख पूरा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वरों का बहुत योगदान होता है व्यंजन के अंदर। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भेद। नंबर 2, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भेद। अब उच्चारण के आधार पर किस तरह से? सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर ये भेद इस प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले हम इनको कंठ, कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क वर्ग पूरा, क वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ और अन। इसको हम बोलते हैं इस तरह से। और जहां ह विसर्ग होता है, ये ह विसर्ग भी बोले जाने वाला जो है वो कंठ से ही बोला जाता है। जैसे आप अह लिखते हैं ना यहाँ, ऐसे आपने ये विसर्ग में, तो इसको ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है तालव्य में। तालव्य तालव्य में सबसे पहले आता है च वर्ग। च वर्ग पूरा आ जाता है। च, छ, ज, झ और य। ठीक, और इसके अलावा आपका आ जाता है श। ठीक है, तो ये हमारे च वर्ग के अंतर्गत बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। इसके अलावा मूर्धन्य में आते हैं। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य होता है हमारे तालु भाग का जो मूर्धा, ऊपर का जो भाग होता है, ऊपरी भाग। जब हम बोलते हैं तो वे जो शब्द होते हैं या वे जो वर्ण होते हैं वे हमारे ऊपरी भाग को, जीभ हमारी ऊपरी भाग को स्पर्श करती है और वे बोले जाते हैं। जैसे हमने बोला ट, ट वर्ग पूरा आता है ट, तो ट में हमारा जो जीभ है वो तालु को, तो तालु के मतलब ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये आता है हमारा ट वर्ग मूर्धन्य में। मूर्धन्य में आता है ट वर्ग।
थ, द, ढ, और ये आ जाता है हमारा न। ठीक है, और इसके अलावा एक शब्द और भी आ जाता है र। र को भी हम मूर्धा से, जैसे र ऊपर आपकी जो जीभ है वो ऊपर ही स्पर्श होती है, तो उसे भी हम इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाने वाले शब्द हैं। अब आते हैं हमारे दंत से। दंत से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? दंत, दंत में बोले जाते हैं, तो दंत में बोले जाने वाले त, थ, यानी त वर्ग आता है लेकिन पूरा नहीं आता, त, थ, द और ध। ठीक है, ये बोले जाते हैं। इसके अलावा दंत के बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स, इसमें वे शब्द बोले जाते हैं, वे वर्ण बोले जाते हैं जो कि आपके जैसे त वर्ग का जो सबसे पिछला वर्ण होता है न, तो ये बोला जाता है। दूसरा एक स बोला जाता है जो कि आपका ऊष्म व्यंजन से आता है, और र बोला जाता है। पार्श्विक और लुंठित ये दोनों बोले जाते हैं, तो ये आ जाते हैं न, स, र और ला। यहाँ मैं आपको ये समझा देती हूँ, ये अनुनासिक है। वत्स में जितने भी ये चारों वर्ण आ रहे हैं ये, तो इसमें ये अनुनासिक आता है। अनुनासिक कह सकते हैं, नासिक के वर्ड भी कह सकते हैं, इसको नासिक के भी बोल सकते हैं। नासिक के वर्ण होता है, ये आता है आपका ऊष्म व्यंजन से। रा आता है लुंठित से, और ला आता है पार्श्विक से। पार्श्विक, इसको कंपित भी बोलते हैं। पार्श्विक या फिर कंपित से भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा हम जब इन्हें बोलते हैं तो जो मूर्धन्य बोला जाता है वो मैंने आपको बताया कि तालु से बोला जाता है। दंत बोला जाता है, वो दांत में स्पर्श होती है हमारी जीभ, दांत के मूल में। और जो वर्त से होता है, वर्त में दंत मूल में, यानी कि दांत के मूल में, जैसे न, स, र, ल, तो हमारी जो जीभ होती है वो ऊपर उठती ही नहीं है, दंत मूल में ही रहती है। तो इस प्रकार से ये बोले जाते हैं, इनका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। ओष्ठ में क्या होता है? ओष्ठ में दोनों जो हमारे होठ हैं वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे प, पूरा प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, म। तो आपके जो होठ हैं, जो आपके ओष्ठ हैं, वे दोनों काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, आपका आता है ये ओष्ठ से। ओष्ठ से में आने वाले जो पूरा वर्ग है वह है प वर्ग। इसको प, फ, ब, भ और म, इस प्रकार से ये पांचों वर्ण आ जाते हैं आपके। इसके अलावा दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वे वर्ण दांत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर बोले जाते हैं। यानी कि जो हमारे दांत हैं वो निचले होठ जो होते हैं वे ऊपर उसे स्पर्श करेंगे, जैसे व, और यहाँ पर हम फ भी बोल रहे थे, तो फ भी कुछ इसी तरह से बोला जाता है, लेकिन हम व को रखेंगे इसके अंतर्गत। दंतोष्ठ में व वर्ग को हम रख लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। अब आ जाते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी इसी प्रकार हम उसे दो भागों में विभाजित कर लेंगे।
प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित कर लेंगे। एक आता है हमारा अभ्यंतर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्वर के भेद में भी हमने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से, अभ्यंतर प्रयत्न। और ये आता है हमारा बाह्य प्रयत्न। इनकी परिभाषा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी भेज दूंगी। तो ये आता है अभ्यंतर प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न को भी हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि इसमें अभ्यंतर में हमने जो हमारे व्यंजन है उन्हें 5 भागों में बांट लिया है। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा, इसमें हमारा क वर्ग पूरा आता है, क ख ग घ अन, और ये च वर्ग, और यहाँ पर आता है आपका ट वर्ग, और फिर आता है आपका त वर्ग। इसके अलावा आपका आ जाता है प वर्ग। तो ये इस तरह से 5 वर्ग इसमें आ जाते हैं, क से लेकर मां तक। मैं अभी इसको भी लिख दूंगी। तो ये हमारा हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पूरे 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्णों में हम क ख ग घ न, यहाँ पर च छ ज झ या ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इस प्रकार से हमारे ये पूरे 25 वर्ण इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में आपके आ जाते हैं व्यंजन में आते हैं आपके य, र, ल, व, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में जो आते हैं आपके आ जाते हैं श, श, स और ह, ठीक है। और इसके अलावा आपके आ जाते हैं अर्ध, अर्धंतस्थ, ये आते हैं आपके य और व। इसके अलावा जो आता है पार्श्विक में आता है पार्श्विक में आ जाता है ल, और लुंठित में आ जाता है र। इस प्रकार से ये हमारे पूरे जितने भी वर्ण होते हैं वे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम अर्धअंतस्थ कह सकते हैं या अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। ये हम अर्ध स्वर भी बोल सकते हैं इसको, इस प्रकार। तो ये हुआ हमारा अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन किस प्रकार से बोले जाते हैं, वे किस आधार पर बोले जाते हैं, जीभ का। हम इसको 3 भागों में बांट लेंगे अभ्यंतर प्रयत्न को, इस प्रकार से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पर, किस तरह से हम मुखाकृति के आधार पर कैसे प्रयत्न करते हैं। मुखाकृति। दूसरा आता है हमारा जीवाकृति, जिह्वा कृति के आधार पर प्रयत्न। और तीसरा आता है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो जो हमारा मुखाकृति है इसे भी हम
हम 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। नंबर 1 पर आएगा हमारा समृद्ध। समृद्ध आता है, फिर दूसरा आता है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, और आता है विवृत, और अर्धविवृत। तो इस प्रकार से हम इसे 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो इसे हम विवृत भी कह सकते हैं, हम इसे विकृत भी कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो जो हमारा समृद्ध होता है, समृद्ध में हमारा आ जाता है, समृद्ध में आ जाता है ई, ई और उ और उ, ठीक है। और अर्ध समृद्ध में आ जाता है हमारा ए, इस तरह भी लिख सकते हैं ए, और दूसरा आता है हमारा ओ, ठीक है। और हमारे इसके अंदर अर्धविकृत और विकृत के अंतर्गत, यानी विकृत जो होता है, विकृत भी कह सकते हैं इसको, विवृत भी कह सकते हैं। विकृत के अंतर्गत जो आता है वह आता है आ, ठीक है। और अर्धविकृत में आता है ए, यानी आय और औ, इस प्रकार। अब आ जाते हैं जीवाकृति पर। तो जीवाकृति को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित कर लेंगे हम इसे। सबसे पहले आता है अग्रस्वर, मध्य स्वर, तीसरा आता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में जो आते हैं, अग्रस्वर में वही बोले जाते हैं जैसे हम ई, ये जो बोलने जाते हैं वर्ण, इस प्रकार से बोलेंगे। मध्य स्वर में केवल आ आता है, अ, और जो हमारे पश्च स्वर होते हैं उसमें आ, उ और ओ और औ ये आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अग्रस्वर देख लेते हैं। अग्रस्वर में आते हैं हमारा ई, और हमारा इसमें आ जाता है ए और ऐ, ए और ऐ, इस प्रकार, ठीक है। और मध्य स्वर में तो केवल अ आता है, केवल अ, और पश्च स्वर में जो आता है हमारा आ जाता है, उ आ जाता है, उ आ जाता है, और आ जाता है हमारा ओ आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और औ को भी कर लेते हैं, औ भी आता है, थोड़ी जगह कम है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ओष्ठाकृति के आधार पर एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार में तो जो हमारे ओष्ठ होते हैं वे गोल बनेंगे, ठीक है, और जो हमारा अवृत्ताकार है उसमें गोल नहीं होते हैं। तो जो अवृत्ताकार है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, अवृत्ताकार में तो हमारे केवल इस प्रकार से जैसे ई और ए और आई ये आ जाते हैं। और वृत्ताकार में जो आएंगे, वृत्ताकार में आपके आ जाते हैं जहां पर भी हमें ओष्ठ को गोल करना पड़े, जैसे अ और आ, ये तो हमारे उदासीन वर्ण हो गए, अ और आ तो हो गए उदासीन, उदासीन वर्ण, ठीक है। तो इनको तो हम अलग रख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा उ, ओ, औ, ये, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि ये सब अच्छे से समझ में आ ही गया होगा।
अब हम चलते हैं वायु प्रयत्न की ओर, जो हमारा सेकंड नंबर पर आता है। हमने अभी पढ़ा है अभ्यंतर प्रयत्न, अब हम पढ़ना चाहते हैं बाह्य प्रयत्न। आपने नोट कर लिया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे कराया है, ज़्यादा जल्दी नहीं करा रही हूँ, ये चीज़ें जल्दी में समझने की नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बाह्य प्रयत्न पर। इसे हम यही लिख लेते हैं बाह्य प्रयत्न। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, नाद के आधार पर, नाद के आधार पर। ये आप एक बार जब तक बुक में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बुक में पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार आप पढ़ें जरूर, और यहाँ पर पढ़ने के बाद बुक पढ़ सकते हैं, तो वह आपको समझ में आ जाएगा। प्राण तत्व के आधार पर, दो भागों में बांट लेते हैं इसे। अब इसको नाद के आधार पर भी हम इसको दो भागों में विभाजित कर लेंगे। नंबर 1 आता है घोष, और दूसरा आता है, इसको हम सघोष भी कह सकते हैं, सघोष भी बोलते हैं इसको। दूसरा आता है अघोष, ठीक है। सघोष कौन कौन से होते हैं? सघोष वे होते हैं जिनमें कंपन उत्पन्न होता है। बोलते हुए हमारी जो जीभ होती है, हमारा जो गला होता है, जब हम बोलते हैं तो वहाँ से स्वर उच्चारण करते हुए हमारी जो स्वर तंत्री होती है, तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। नाद या कंपन, यहाँ पर नाद को कंपन भी कह सकते हैं, इसको हम कंपन भी कह सकते हैं। तो ये कंपन उत्पन्न होना ही बताता है कि स्वर घोष है, व्यंजन घोष है या फिर अघोष है। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं? क और ख, ये अघोष में आ जाते हैं। घोष में कौन से आते हैं? ग, घ और न, ये तीनों, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पहला और दूसरा अघोष होता है, वर्ग का जो वर्ण होता है वह अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं सघोष। सघोष यानी कि घोष, ठीक है। और इसके अलावा आपके य, र, ल, व, ये य, र, ल और व, ये भी हमारे सघोष ही होते हैं। और यहाँ पर हम जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स और ह, ठीक है। तो ह तो हमारा क्या उसमें आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया था विसर्ग में आता है। तो ये हमारे जो ऊष्म व्यंजन है, ये तीनों भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारे जो ये दो मिला के पूरा वर्ग जो हमारा होता है, 5 का वर्ग होता है, तो 10 तो हमारे ये हो जाते हैं और 3 ये हो जाते हैं। तो अघोष होते हैं कुल संख्या में, कुल संख्या कितनी होती है? 13। और घोष जो होते हैं ये 3 मिलाकर हम 15 हो जाते हैं। 15 के बाद में 4 ये हो जाते हैं, ठीक है, और एक हमारा ह हो जाता है, ठीक है। ह इसके अंतर्गत आता है घोष में। और हमारे जो स्वर होते हैं वे 11 होते हैं। तो यानी कि कुल संख्या हो जाती है इनकी 20, इनकी संख्या हो जाती है 20, और स्वर मिलाकर 11 हो जाते हैं 31, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा घोष और अघोष। अब हम प्राण तत्व के आधार पर भी जान लेते हैं। तो प्राण तत्व के आधार पर 2 भागों में विभाजित करेंगे इसको हम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करा रही हूँ। आप वहाँ भी देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में भी। प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण, तो अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है? जब कोई भी शब्द यानी कि कोई भी वर्ण हम बोलते हैं, व्यंजन वर्ण जो बोल रहे होते हैं, तो उसके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है, यानी कि हमारे मुंह से कम हवा निकल रही है, तो समझिए वे होते हैं अल्प प्राण।
और यदि वायु अधिक निकल रही है यानी कि दुगना समय लेती है इसे महाप्राण को बोलने में, जैसे हम जब बोलते हैं क, तो यहाँ पर कोई हमारा इतना ज़्यादा जब हम बोल रहे होते हैं क, तो क में बहुत ज़्यादा सांस नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा हवा बाहर नहीं निकल रही है। और जब हम बोलते हैं ख, तो ख में दुगना समय लगता है, यानी कि दुगनी वायु हमारे मुख से बाहर आती है। फिर हम बोलते हैं ग में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हम जो बोलते हैं घ, तो घ में दुगनी वायु निकल रही होती है, यानी कि दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह होता है महाप्राण, और अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, इस प्रकार आप इसे बोलकर भी समझ सकते हैं, और इस तरह आप समझेंगे। बोलने के बाद यदि आप बोलकर इसको समझ रहे होते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्पप्राण में आपके य, र, ल, व ये भी आते हैं, तो ये भी अल्पप्राण ही होते हैं, और जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वे महाप्राण होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि अल्पप्राण में आप य, र, ल और व इनको रख सकते हैं। और जो हमारे महाप्राण होते हैं, महाप्राण में हमारे आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ये तो अंतस्थ व्यंजन है, आप जानते ही हैं, अंतस्थ है ये। ठीक है, और जो हमारे ऊष्म होते हैं, ऊष्म में आ जाते हैं आपके श, स और ह। तो ये सारे जितने भी वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, ये आ जाते हैं हमारे महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाई